Welcome to our official YouTube channel of Hasmukh Goswami College of Engineering. I am Professor Jay Bhatt from Mathematics Department. आज का टॉपिक है Examples of System of Linear Equation Part 4. तो हमने प्रीवियस लेक्चर में Examples of System of Linear Equations देखे थे Part 1, Part 2 और Part 3 के अंदर, ओके, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए थे. सो नाउ आज का जो टॉपिक है वो कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम के बारे में है. सो कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम की डेफिनेशंस क्या है यहाँ पे मैं बता देता हूँ. सो फर्स्ट, अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, यानी बहुत सारी इक्वेशंस अगर आपको दे रखी हैं तो उनको कंबाइंडली आप बोलते हो सिस्टम ऑफ इक्वेशन. तो उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड कंसिस्टेंट सिस्टम इफ इट हैज आइदर यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. तो अगर उस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को बाय यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड और गॉस जॉर्डन मेथड आप सॉल्व करते हो और अगर आपको यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलता है, देन दिस सिस्टम इज कॉल्ड कंसिस्टेंट सिस्टम. सिमिलरली इनकंसिस्टेंट सिस्टम किसे बोलते हैं? अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड एन इनकंसिस्टेंट सिस्टम इफ इट हैज नो सॉल्यूशन. तो अगर आपको नो सॉल्यूशन मिलता है देन इट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट सिस्टम, और अगर यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलता है देन इट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट सिस्टम. ओके, सो अभी तीन एग्जांपल्स यहाँ पे होंगे. सो तीनों एग्जांपल कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बेस पे हैं. ओके, सो सबसे पहला एग्जांपल, what condition must B1, B2 and B3 satisfy in order for the system of equation is given. और यहाँ पे राइट हैंड साइड में B1, B2 and B3 दे रखा है, मुझे इसकी वैल्यू मालूम नहीं है. We have to find out. Okay, so we have to find out the condition of B1, B2 and B3, यानी B1 और B2 और B3 के बीच में ऐसी क्या कंडीशन रखेंगे जिससे कि ये जो सिस्टम है वो क्या हो जाए, कंसिस्टेंट हो जाए. ओके, कंसिस्टेंट का मीनिंग क्या होता है? इट इज आइदर यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन नहीं आना चाहिए. ओके, तो स्टार्टिंग वही आपको करनी है, गॉस एलिमिनेशन मेथड का आपको यूज करना है. सो सबसे पहले वी हैव टू राइट डाउन दी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. ओके, सो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का नोटेशन है A/B. सो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यहाँ पे होगी आपके 1 1 -3, राइट हैंड साइड में यहाँ पे आपके B1 आएगा. नाउ हियर इट इज 4 -2 6, यहाँ पे आपके B2 आएगा. नाउ हियर इट इज 15 -3 9, and here it is B3. So this is your augmented matrix. Now convert into row echelon form. So यहाँ पे आपके लीडिंग वन है. ओके, नाउ लीडिंग वन का यूज करके नीचे की दोनों वैल्यू को जीरो करना है. सो R1 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस R2. ओके, सो फर्स्ट रो आपके एज इट इज रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा, इट इज B1. सेकेंड रो में -4 प्लस 4 ये जीरो होगा, -4 इंटू 1, सो -4 -2 it is -6, -4 into -3 it is a 12, 12 plus 6 it is 18. now -4 को B1 से मल्टीप्लाई करना है, so it is -4B1 plus B2. तो यहाँ पे आप -4B1 plus B2 लिख सकते हो. ओके, सिमिलरली 15 को जीरो करने के लिए क्या करेंगे, R1 को -15 से मल्टीप्लाई करके R3 के अंदर ऐड करना है. सो -15 प्लस 15 यहाँ पे जीरो होगा, -15 -3. ओके, सो इट इज इक्वल टू -18. नाउ -15 मल्टीप्लाई बाय -3, सो इट इज माइनस इंटू माइनस प्लस, सो 15 इंटू 3 45, एंड 45 प्लस 9 इट इज इक्वल टू 54. सिमिलरली -15 को B1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट इज -15 B1 एंड प्लस B3. ओके, तो ये लीडिंग वन हो गया और उसके नीचे की दोनों एंट्री जीरो हो चुकी है. नाउ ये जो -6 है, अब इसको 1 करना है. 1 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, R2 को -1/6 से मल्टीप्लाई करो. R2 को मैं -1/6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो फर्स्ट रो आपके एज इट इज रहेगी -3, और यहाँ पे आपके B1 रहेगा, यहाँ पे होगा आपके 0, फिर ये हो जाएगा 1, -6 से डिवाइड करना है, सो इट विल बी -3, यहाँ पे 6 से डिवाइड करना है, सो इट इज -4B1 प्लस B2, और डिवाइड बाय यहाँ पे -6. तो -6 है तो क्या होगा, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे मैं डिवाइड बाय 6 लिख देता हूँ. ओके, सिमिलरली ये थर्ड रो एज इट इज रहेगी -18 54, and here it is -15 B1 plus B3.
तो ये लीडिंग वन हो गया और ये लीडिंग वन हो गया। अब इसके नीचे की वैल्यू यानी -18 को आपको 0 करना है। तो -18 को 0 करने के लिए क्या करेंगे, वी हैव टू यूज लीडिंग वन, सेकेंड लीडिंग वन का आपको यूज करना है। सो वी गेट R2 मल्टीप्लाई बाय 18 एंड प्लस R3, R3 के अंदर आपको ऐड करना है। सो यहाँ पे आएगा 1 -3, so here it is B1 as it is, okay. Similarly 0 1 -3, यहाँ पे आएगा आपके 4B1 -B2 डिवाइड बाय 6, और यहाँ पे आपके हो जाएगा दिस ऑपरेशन वी हैव टू यूज 18 -18, यहाँ पे 0 होगा। 18 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे -3 से करेंगे, सो इट इज द -54 प्लस 54, यहाँ पे 0 होगा। अब 18 का मल्टीप्लीकेशन आपको इसके साथ करना है, यहाँ पे मैं अलग से करके बता रहा हूँ। 4B1 -B2 डिवाइड बाय 6, इसको आपको 18 से मल्टीप्लीकेशन करना है, मल्टीप्लाई बाय 18, और ऐड क्या करना है R3 के अंदर। R3 के अंदर क्या है यहाँ पे, R3 है आपके -15B1 प्लस B3, ओके। सो नाउ 6 से ये कैंसिल होगा, 6 यहाँ पे 3 आएगा। नाउ 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज 12B1 -3B2, यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे सो इट इज -15B1 प्लस B3, ओके। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो ये B1 की टर्म है और ये भी B1 की टर्म है, सो 12B1 -15B1, so it is equal to -3B1, okay. Similarly here it is -3B2 और plus B3 as it is, okay. तो यहाँ पे कंडीशन क्या आएगी, -3B1 -3B2 प्लस एंड B3, ओके। सो ये ऑपरेशन यहाँ पे यूज करने पे वी गेट -3B1 -3B2 प्लस B3 आएगा, ओके। नाउ अब आगे की टर्म के लिए क्या करेंगे, ये लीडिंग वन हो गया, नीचे की दोनों वैल्यू 0 हो गई, ये लीडिंग वन हो गया, नीचे की वैल्यू 0 हो गई। नाउ इसको 1 करना है, बट यहाँ पे क्या है 0 है, बट 0 को आप 1 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बिकॉज 0 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई डिवाइड करो आंसर 0 आएगा। सो यानी ये जो मैट्रिक्स है वो आपके रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। सो नाउ इट इज इन रो इक्विवेलेंट फॉर्म, रो इक्विवेलेंट फॉर्म, ओके। अब गॉस एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है। सो स्टार्टिंग मैंने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से किया और कन्वर्ट किया इसको मैंने रो इक्विवेलेंट फॉर्म में, ओके। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द कंडीशन बिटवीन B1 B2 एंड B3, ओके। अब इसका नो सॉल्यूशन कब होगा, ओके। ये जो क्वेश्चन दे रखा है सिस्टम ऑफ इक्वेशन का, जो कि हमने पार्ट 3 में डिस्कस किया था कि कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखा है उसका नो सॉल्यूशन कब होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कब होता है, और यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, ओके। सो नो सॉल्यूशन कब होता है, जब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो है इट इज अ 0x प्लस 0y प्लस 0z, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड आपकी 0 होगा, और राइट हैंड साइड यहाँ पे अगर नॉन जीरो वैल्यू आती है, लेफ्ट हैंड साइड इज 0 और राइट हैंड साइड में अगर कोई नॉन जीरो वैल्यू आ रही है, फॉर एग्जांपल 9, तो दिस इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड, सो उस केस में आपको नो सॉल्यूशन मिलता है, ओके। अगर नो सॉल्यूशन मिलता है तो सिस्टम को क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। बट हमारा क्वेश्चन क्या है कि B1 B2 B3 के बीच में ऐसी क्या कंडीशन है जिससे कि ये सिस्टम क्या हो जाए, कंसिस्टेंट हो जाए, ओके। तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन कब आता है, जब यहाँ पे 0 0 0 हो और ये जो वैल्यू है -3B1 -3B2 प्लस B3, अगर इसकी वैल्यू अगर नॉन जीरो आती है देन दिस सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। सो उस केस में आपको सिस्टम इनकंसिस्टेंट मिलेगा। बट अगर मैं इसकी वैल्यू 0 रख दूं, -3B1 -3B2 प्लस B3 की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूं, तो उस केस में क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड भी 0 रहेगा, राइट हैंड साइड भी 0 रहेगा, तो 0 इक्वल टू 0 इज पॉसिबल। तो उस केस में आपको लीडिंग वेरिएबल और फ्री वेरिएबल डिस्कस करना है। तो यहाँ पे 2 लीडिंग वेरिएबल है, एक z वेरिएबल फ्री वेरिएबल आएगा, उसको आपको t पैरामीटर कंसीडर करना है, तो आंसर जो है वो पैरामीटर के फॉर्म में आएगा। सो दैट्स व्हाई इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो कंडीशन क्या है, तो ये जो वैल्यू है वो आपके कंपलसरी 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस टू बी consistent
if माइनस 3b1 माइनस 3b2 प्लस b3, ये जो वैल्यू है वो आपके कंपल्सरी 0 होनी चाहिए, तो ही ये सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। दैट मीन्स तो ही आपको यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन या इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेगा। इनफैक्ट यहाँ पे आपको इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन ही मिलेंगे, यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे लीडिंग वन नहीं है। ओके, एक फ्री वेरिएबल आ रहा है, सो यहाँ पे 100% आपको इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अब इसको आप यूं भी लिख सकते हो, b3 इज इक्वल टू 3b1 प्लस 3b2, आप ऐसे भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप लिख सकते हो b3 इज इक्वल टू 3 इज कॉमन, सो इट इज b1 प्लस b2। यानी ये जो है वो आपके b1, b2 और b3 के बीच में कंडीशन है जो यहाँ पे अप्लाई करूंगा, सो ये जो सिस्टम है वो आपके कंसिस्टेंट होगा। ओके, तो कंसिस्टेंट होने के लिए आपको ये कंडीशन अप्लाई करनी है इन दिस क्वेश्चन। तो ये हो गया आपके आंसर। नाउ सी example number 2. Same question. What condition must b1, b2 and b3 satisfy in order for the given system to be consistent? यानी फिर से वही क्वेश्चन है कि b1, b2 और b3 के बीच में क्या कंडीशन रखेंगे जिससे कि ये सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाए। कंसिस्टेंट दैट मीन्स आइदर यूनिक और इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। तो स्टार्टिंग आपको सेम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से करनी है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यहाँ पे मैंने लिख दिया, राइट हैंड साइड इज b1, b2 एंड b3। यहाँ पे x1 के कोएफिशिएंट 1, 2, 1, x2 के कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 है, 5 है, यहाँ पे x2 नहीं है थर्ड इक्वेशन में, ये ध्यान में रखना है। सो आपको वहां पे 0 कंसिडर करना है। नाउ इट इज 3, 3 एंड 8। ओके, सो दिस इज योर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। नाउ कन्वर्ट इनटू रो इक्विवेलेंट फॉर्म। सबसे पहले यहाँ पे लीडिंग वन चाहिए, बट यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। इसका यूज करके नीचे की दोनों वैल्यू को 0 करना है। सो r1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस r2। सो इससे सेकेंड में यहाँ पे 0 हो जाएगा, सेकेंड रो में इट इज b1 एज इट इज, ये हो जाएगा आपके 0। नाउ -2 इंटू 2 -4 प्लस 5, ये हो गया 1। -2 इंटू 3 -6 प्लस 3, तो ये हो जाएगा आपके -3। -2 इंटू b1, तो ये होगा आपके -2b1 और प्लस b2। ओके, सिमिलरली 1 को 0 करने के लिए क्या करेंगे, r1 को -1 से मल्टीप्लाई करके r3 के अंदर ऐड कर देंगे। सो -1 प्लस 1 यहाँ पे 0 होगा। नाउ -2 इंटू -1 इंटू 2, इट इज -2 प्लस 0, यहाँ पे आएगा -2। नाउ -1 इंटू 3 प्लस 8, यहाँ पे आएगा आपके 5, और ये होगा आपके -b1 प्लस b3। तो ये लीडिंग वन हो गया और उसके नीचे की दोनों वैल्यू 0 हो चुकी हैं। नाउ ये भी लीडिंग वन आ गया है यहाँ पे, तो ये एक स्टेप आपको करने की जरूरत नहीं है। अब लीडिंग वन के नीचे की वैल्यू यानी -2 को आपको 0 करना है। सो r2 को 2 से मल्टीप्लाई करके r3 के अंदर ऐड करना है। सो इट इज 1, 2, 3, यहाँ पे आपके b1 रहेगा। सिमिलरली 0, 1, -3 -2 b1 प्लस यहाँ पे b2 रहेगा। अब ये ऑपरेशन यहाँ यूज करना है, तो 0 प्लस 0 0 रहेगा, 2 - 2 ये 0 हो जाएगा। 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट इज -6 प्लस 5 -1 होगा। नाउ 2 को मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे करना है। ओके, सो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, -2b1 प्लस b2 है, उसको आपको मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ करना है। ओके, और r3 में ऐड करना है। r3 क्या है, -b1 प्लस b3, इसमें ऐड करना है। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूं, सो व्हाट वी गेट, -4b1 आएगा। नाउ 2 को अंदर मल्टीप्लाई, प्लस 2b2 होगा। नाउ इट इज -b1 प्लस b3। नाउ ये जो b1 ऐड होंगे, -4 एंड -1, सो इट इज -5b1 आएगा यहाँ पे, और प्लस 2b2 एज इट इज है, और प्लस b3 एज इट इज रहेगा। ओके, तो ये लीडिंग वन, नीचे की दोनों एंट्री 0 हो चुकी हैं। ये लीडिंग वन, नीचे की एंट्री 0 हो चुकी है। नाउ ये जो वैल्यू है -1, इसको आपको 1 में कन्वर्ट करना है। सो वी हैव टू अप्लाई r3 मल्टीप्लाई बाय -1। सो व्हाट वी गेट, 1, 2, 3, here we get b1, similarly 0, 1, -3, here -2b1 plus b2,
हियर 0 0 1 -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके 5b1 -2b2 एंड हियर वी गेट -b3। ओके, तो ये हो गए आपके तीन लीडिंग वन, तीन लीडिंग वन है, उसके नीचे की वैल्यू 0 है। सो डेट मीन्स ये जो मैट्रिक्स है वो आपके रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। सो गॉस एलिमिनेशन मेथड में आपको रो इक्विवेलेंट फॉर्म तक कन्वर्ट करना है। ओके, अब चेक करना है कि ये सिस्टम कंसिस्टेंट कब होगा और इनकंसिस्टेंट कब होगा। ओके, तो सबसे पहले नो सॉल्यूशन कब आता है, यानी इनकंसिस्टेंट कब होगा वो चेक कर लेते हैं। इनकंसिस्टेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, जो कि लास्ट इक्वेशन है वो आपके सेटिस्फाई नहीं होनी चाहिए, यानी लेफ्ट हैंड साइड में 0 आना चाहिए और राइट हैंड साइड में नॉन जीरो वैल्यू आनी चाहिए। सो उस केस में ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा। बट यहाँ पे क्या है, राइट हैंड साइड में 0 0 बट यहाँ पे 1 है। ओके, तो यहाँ पे 1 है तो नो सॉल्यूशन आपके आएगा ही नहीं। ओके, यहाँ पे 100% आपको एटलीस्ट एक सॉल्यूशन तो मिलेगा ही, क्योंकि यहाँ पे अगर 0 रहता तो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू नॉन जीरो वैल्यू, तो वी गेट नो सॉल्यूशन। बट यहाँ पे 1 दिया हुआ है, सो यहाँ पे आपके नो सॉल्यूशन का नो सॉल्यूशन आएगा ही नहीं। तो उस केस में क्या होगा कि ये जो सिस्टम मेरे को जो दे रखा है वो कभी भी इनकंसिस्टेंट होगा नहीं, चाहे b1 b2 b3 यानी इसकी वैल्यू 0 हो तो भी कंसिस्टेंट होगा, इसकी वैल्यू नॉन जीरो हो तो भी ये सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। और इनफैक्ट वी गेट यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे z की वैल्यू मिलेगी इस इक्वेशन से, फिर ये इक्वेशन की वैल्यू यहाँ पे रखोगे, देन वी गेट वैल्यू ऑफ y, फिर y और z की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रखोगे, देन वी गेट वैल्यू ऑफ x। ओके, चाहे b1 b2 b3 आपके कुछ भी ले लो, पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू 0, बट वी गेट ओनली यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन ही मिलेगा। सो दिस सिस्टम इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, द गिवन system of equation is always consistent for all values of b1 b2 and b3। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो सकती है, therefore no condition required, कोई कंडीशन की यहाँ पे जरूरत नहीं है b1 b2 b3 के बीच में, चाहे इसकी वैल्यू 0 हो नॉन जीरो हो, वी गेट यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन होगा, सो सिस्टम इज कंसिस्टेंट। नो सॉल्यूशन यहाँ पे हो ही नहीं सकता, बिकॉज यहाँ पे लीडिंग वन आ चुका है, तीन लीडिंग वेरिएबल है, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन भी नहीं होगा, इट इज जस्ट यूनिक सॉल्यूशन। नाउ सी एग्जाम्पल नंबर 3। What condition must B1, B2 and B3 satisfy in order for the system to be consistent? Same question, equations यहाँ पे change हो चुकी है। तो यहाँ पे भी सेम इक्वेशन है कि B1, B2, B3 के लिए क्या कंडीशन होगी जिससे कि ये सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। सबसे पहले मैंने लिख दिया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में 5 3 -1, यहाँ पे 2 1 0। ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपने यहाँ पे भूल से भी 1 लिख दिया और यहाँ पे 0 लिख दिया तो आपके आंसर रॉन्ग होगा। ओके, तो यहाँ पे आपको केयरफुल रहना है कि x1 के कोएफिशिएंट यहाँ पे आने चाहिए, x2 के कोएफिशिएंट यहाँ पे आने चाहिए और यहाँ पे x3 के कोएफिशिएंट आने चाहिए। ओके, सो सबसे पहले इसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो 5 है इसको 1 में कन्वर्ट करना है। तो 5 को 1 में कन्वर्ट करने के लिए या तो आप R1 को 5 से डिवाइड कर सकते हो, तो जिससे कि ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2/5 आएगा, यहाँ पे 9/5 आएगा, यहाँ पे B1/5 आएगा। तो आप ये ऑपरेशन भी यूज कर सकते हो, बट इससे होगा क्या, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो फ्रैक्शन फॉर्म में आएगी, 2/5 9/5, इससे आपको कैलकुलेशन में फिर प्रॉब्लम हो सकती है। सो दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, R1 और R3 जो है इसको इंटीजर फॉर्म में ही रखने के लिए यू हैव टू इंटरचेंज R1 एंड R3। R1 और R3 को मैं इंटरचेंज करता हूं, तो -1 0 1, ये B3 ऊपर चला जाएगा। नाउ सेकेंड रो एज इट इज 1 4 B2, और ये हो जाएगा आपके 5 2 9 एंड B1। अब इसको 1 करने के लिए R1 को मैं -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, सो 1 0, यहाँ पे हो जाएगा -1, यहाँ पे हो जाएगा आपके -B3, ये हो जाएगा 3 1 4,
B2, 5, 2, 9 एंड P1। तो ये हो गया आपकी लीडिंग 1। ओके, अब लीडिंग 1 का यूज करके नीचे की दोनों एंट्री को 0 करना है। ओके, तो फर्स्ट वी हैव टू यूज R1 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस R2। एक ऑपरेशन ये यूज करेंगे सेकेंड रो के लिए, और थर्ड रो के लिए R1 मल्टीप्लाई बाय -5 प्लस R3। सो फर्स्ट रो आपको एज इट इज लिखनी है 1 0 -1, और यहाँ पे आएगा आपके -B3। सेकेंड में ये ऑपरेशन यूज करना है। सो -3 प्लस 3 0 होगा, फिर यहाँ पे तो 0 प्लस 1 1 होगा, -3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट इज 3 प्लस 4, ये हो जाएगा आपके 7। -3 को -B3 से मल्टीप्लाई करना है, सो इट इज प्लस 3B3। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो 3B3 प्लस B2। ओके, now the next operation R1 multiplied by -5, so -5 plus 5 it is 0, -5 यहाँ से मल्टीप्लाई तो 0 plus 2 2 रहेगा, -5 into -1, so it is 5, 5 plus 9 it is equal to 14। okay, now -5 into -B3, so it is 5B3 plus B1। तो ये लीडिंग 1 हो गया, नीचे की दोनों वैल्यू 0 हो गई, यहाँ पे भी लीडिंग 1 आ चुका है। नाउ उसके नीचे की वैल्यू को 0 करना है। सो R2 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस R3। सो हियर वी गेट 1 0 -1, ये होगा आपके -B3 एज इट इज। यहाँ पे आएगा 0 1 7, ये हो जाएगा 3B3 प्लस B2 0, ये हो जाएगा 0 -2 प्लस 2, नाउ -2 यानी -14 प्लस 14, ये हो चुका है 0। नाउ -2 को अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 3B3 प्लस B2 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, -2 को और ऐड करना है R3 में, यानी B3 प्लस B1 में। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो हियर वी गेट -6B3 -2B2 प्लस 5B3 प्लस B1। ओके, अब B1 की एक ही वैल्यू है, सो B1 एज इट इज। यहाँ पे B2 भी 1 टाइम है, सो इट इज -2B2। नाउ -6B3 एंड प्लस 5B3, तो ये हो जाएगा आपके -B3। ओके, तो यहाँ पे कंडीशन क्या आएगी, B1 -2B2 एंड -B3। ओके, सो ये ऑपरेशन यूज करने पे मुझे यहाँ पे ये वैल्यू मिली। B1 -2B2 प्लस B3। नाउ ये लीडिंग 1 नीचे की दो 0, लीडिंग 1 नीचे की वैल्यू 0, अब यहाँ पे 0 है, इसको मैं 1 में कन्वर्ट नहीं कर सकता। सो नाउ इट इज योर रो इक्विवेलेंट फॉर्म। ओके, नाउ वी हैव टू चेक फॉर विच values of B1 B2 B3 the given system is inconsistent। inconsistent that means no solution कब आता है, तो नो सॉल्यूशन के लिए आपको कंडीशन मालूम है कि लेफ्ट हैंड साइड में 0 यहाँ पे दिया हुआ है। अगर ये जो वैल्यू है अगर नॉन जीरो आती है तो उस केस में आपको नो सॉल्यूशन मिलेगा एंड इट हैज इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ओके, बट अगर इसकी वैल्यू 0 आती है तो 0 इक्वल टू 0 इज पॉसिबल। सो उस केस में आपको लीडिंग वेरिएबल फ्री वेरिएबल कंसीडर करना है। z इज अ फ्री वेरिएबल, आंसर t के फॉर्म में आएगा, सो इट हैज इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। तो उस केस में सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। बट यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिल सकता, बिकॉज यहाँ पे ये जो z वेरिएबल है वो आपके फ्री वेरिएबल है। सो फ्री वेरिएबल अगर होता है तो आपको इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है देयरफॉर द गिवन सिस्टम of equations has equations to be consistent if condition is B1 -2B2 -B3, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अगर इनकंसिस्टेंट पूछा होता तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, नॉट इक्वल टू 0। ओके, सो B1 -2B2 -B3 इक्वल टू 0। तो आप इस कंडीशन को आप लिख सकते हो B3 इज इक्वल टू B1 -2B2। सो दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर।
यानी ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगी तो ये जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट होगा. इनफैक्ट इट हैज इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस. ओके, सो इफ यू लाइक दिस video, please like it, share it, and don't forget to